हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, इतिहास रचने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो ये आपके अंदर वो हौसला है, वो जज्बा है, वो जुनून है टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्शन लेने का, तो आप इतिहास ज़रूर रचेंगे। हमें आशा नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए भूगोल के प्रैक्टिस नंबर 12 की। तो आइए देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जहां आवश्यकता होगी क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी। तो आप जो है पेन और पेपर जरूर लेके बैठें। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला क्वेश्चन है चैलेंजर गर्त। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंध महासागर में या फिर उत्तरी ध्रुव सागर में? तो जो चैलेंजर गर्त है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त है, या फिर इसी को मेरियाना गर्त भी कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागर के मेरियाना आइलैंड के पूर्वी भाग में स्थित है। तो यदि आपको चैलेंजर गर्त ना मिले, मेरियाना मिले, तब भी आप इसको जरूर लगाएं। ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्व देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ देशांतर है 105 डिग्री पूर्व, 105 डिग्री पश्चिम, 175 डिग्री पश्चिम या फिर 155 डिग्री पश्चिम। तो कौन सा है? ये आपका है 105 डिग्री पश्चिम। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मानचित्र पर जानकारी की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? स्केल और अभिसामयिक संकेतों पर, मानचित्र के डिजाइन और रूपरेखा पर, प्रकाशक और इसकी कंपनी पर, या फिर मानचित्र के रंग और छपाई की विधि पर? तो यह निर्भर करती है स्केल और अभिसामयिक संकेतों पर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मानचित्र की जो जानकारी होती है वह होती है मात्रा और स्केल की अभिसामयिक संकेतों पर निर्भर करती है। छोटे स्केल पर बने मानचित्रों में जानकारी की मात्रा अधिक होती है, यानी जो छोटे स्केल होते हैं उसमें जो जानकारी होती है वो ज़्यादा होती है, तथा बड़े मापनी पर बने मानचित्रों में अपेक्षाकृत कम सूचनाएं होती हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि जो स्थान जहां भूकंपीय घटना सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है कहलाता है केंद्र, अभिकेंद्र, कोर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और ये लेयर हुआ, और जहाँ पे इसका जो केंद्र बनेगा, ठीक है, जहाँ सबसे पहले सूचना पता चलेगा, उसको बोलेंगे अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं पृथ्वी की आवरण परत में से, मेंटल में से, क्रूड में से या फिर एस्थेनोस्फीयर में से? तो ये जो उत्पन्न होती हैं एस्थेनोस्फीयर में से। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी? डेविस डब्ल्यू.एम ने, पैंक डब्ल्यू ने, स्ट्राहलर ए ने, या फिर थानबरी डब्ल्यू.डी ने? तो किसने की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर ए डेविस डब्ल्यू.एम ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब महासागरीय लहरें एवं धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित एवं नष्ट कर दें तो परिणाम यानी कि स्वरूप अपक्षयित डेल्टा कहलाता है। रुंडित डेल्टा, परित्यक डेल्टा, ज्वारनादमुख डेल्टा या फिर चापाकार डेल्टा? तो यह कहलाता है रुंडित डेल्टा। डी ऑप्शन बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पैन प्लेन शब्द का अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना, शब्द क्या है? पैन प्लेन। वातीय अपर्दन से निर्मित समतल सतह, नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थल रूप, वृद्धाश्रम नदी चक्र द्वारा निर्मित समतल सतह, या फिर मानवीय हस्तक्षेप निर्मित समतल सतह? तो ये क्या है? यह है नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थल रूप। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नदी अपर्दन से विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान, डेल्टा? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आएगा तंग घाटी, फिर तलहटी मैदान, फिर बाढ़ी मैदान, उसके बाद आएगा डेल्टा। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फियार्ड तट रेखा निम्नलिखित के कारण निर्मित होती है? भू पृष्ठित अपर्दित तट का अधोगमन, हिमनदित तट का अधोगमन, नदी निक्षेप या फिर समुस्वी अपर्दन? तो यह जो निर्मित होता है हिमनदी तट द्वारा, हिमनदी तट का अधोगमन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रा दिया गया है, एक तरफ उसे सम्मिलित राज्य दिया गया है। थालघाट पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो थालघाट कहाँ पे है? थालघाट है आपका महाराष्ट्र में। पालघाट गोवा, भोरघाट केरल और दीफू अरुणाचल प्रदेश। तो थालघाट करेक्ट है, महाराष्ट्र में है, और दीफू भी करेक्ट है, ये भी
दीपो जो दर्रा है ये है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जो पाल घाट है और जो भोर घाट है, पाल घाट कहाँ पे है, तो पाल घाट जो है आपका है पाल घाट पश्चिमी घाट में स्थित यह दर्रा केरल राज्य में है। तो पाल घाट केरल में है, ठीक है, पाल घाट केरल में है। और भोर घाट कहाँ पे है, जो भोर घाट है यह है आपका महाराष्ट्र में, भोर घाट महाराष्ट्र में है, MH। इस तरह से बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कयाल मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतस्थली नौकायन के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न तो दो। तो ये दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सोना, कोलार, कोयला, झरियाँ, लौह अयस्क, गुंटूर, हीरा, पन्ना। तो बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जो गुंटूर है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि गुंटूर ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट है। कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है, कोयला, झरियाँ और हीरा पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत में जूट उद्योग मुख्यतः केंद्रित है केरल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो जो जूट उद्योग है मुख्यतः पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। और ये इसके बाद क्या है, इसके बाद बिहार फिर असम है, पश्चिम बंगाल फिर बिहार फिर असम। इस तरह से क्रम भी पूछ सकता है आपसे। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, वृक्षारोपण या फिर समुच्च रेखा के अनुसार कृषि। तो जब खारापन और क्षारीयता होती है उसको दूर करने के लिए खेतों में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिलान प्रमुख रेशमी उद्योग केंद्र किस देश में स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन, इटली, फ्रांस या फिर जापान? तो मिलान जो है ये है इटली में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डोनबास नामक कोयला बेसिन स्थित है काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में, कैस्पियन सागर के उत्तर में, अरल सागर के उत्तर में या फिर बैकाल झील के उत्तर में? तो जो डोनबास नामक कोयला बेसिन क्षेत्र है वो है काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सबसे जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट या फिर बिटुमिनस? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बिटुमिनस कोयले का जो प्रयोग होता है वो लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है। और बिटुमिनस कोयले की मात्रा, इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है ये 60 से 80% के बीच होती है। ठीक है, कभी भी आपसे पूछ ले। और ये जलने से धुआं कम निकलता है और ताप अधिक होता है, यानी कि जब जलेगा ये जो बिटुमिनस कोयला होता है तो वो ताप अधिक देगा और धुआं कम देगा। और ये सर्वोत्तम कोयला भी होता है, ये सर्वोत्तम कोयला का उदाहरण भी है। अगला क्वेश्चन, वैसे भूकंप जिनका केंद्र 300 किमी से अधिक की गहराई पर हो क्या कहलाते हैं? पाताली भूकंप, विवर्तनिक भूकंप, समस्थलिक भूकंप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जिनका भी 300 किमी से अधिक की गहराई पर भूकंप होते हैं उनको बोलते हैं पाताली भूकंप। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूचियों को सूचित से मिलाना, एक तरफ जल विद्युत परियोजना है और एक तरफ नदी दिया गया है। तो मैथान परियोजना किस नदी पर है? तो यह है बराकर नदी पर। मैथान परियोजना बराकर नदी। सवाल परियोजना, ये सवाल परियोजना चिनाब नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना यह जो है आपके चंबल नदी पर है। और टिहरी परियोजना आपको पता ही है भागीरथी नदी पर है। ये अलग अलग 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और एक क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इस तरह से ए का 3 क्वेश्चन दिया, ए में दिया गया है, डी में दिया गया है, बी का 4 भी बी में दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैथान परियोजना बराकर नदी, सलाल परियोजना चेनाब नदी, राणा प्रताप सागर परियोजना ये आपका है ये चंबल नदी, और टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, एमपी में या फिर आंध्र प्रदेश में? सबसे ज़्यादा मिलती है महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन है, आप इसमें कितना करेक्ट कर पाएँ ज़रूर बताएं। और कैसा लगा हमारा प्रयास ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये सेशन रोज़ होता है तो आप रोज़ विजिट करें और इन्जॉय करें। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जो कि है
टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट रोज़ प्रैक्टिस सेट हो रहा है सुबह 10 बजे, तो आप ज़रूर विजिट करें और इन्जॉय करें इस प्रैक्टिस सेट को। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने कितना सही किया और कितना आप गलत कर पा रहे हैं। जितना आप सही करेंगे मैक्सिमम उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? शिमोगा, मासिन, अगुम्बे या फिर अम्बोली। तो इसे जानते हैं अगुम्बे को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यह कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, शिमोगा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ईरी रेशम असम, मुगा रेशम अरुणाचल प्रदेश, शहतूत रेशम झारखंड, टसर रेशम कर्नाटक। तो कौन सा सही सुमेलित है ये बताना आपको है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ईरी रेशम। ये असम से संबंधित है। और इधर देखते हैं रेशम के प्रकार और उत्पादक राज्य, जो शहतूत यानी इसको मलबरी रेशम भी बोलते हैं, यह जो है कर्नाटक में होता है। शहतूत इसको मलबरी रेशम भी बोलते हैं। और एक होता है टसर रेशम, जो टसर रेशम होता है इसका उत्पादन झारखंड में होता है, यानी टसर का झारखंड में होता है। और ईरी रेशम का आपको पता है असम में, और मुगा रेशम भी असम में होता है, तो ये भी असम में ही होता है। तो इस तरह से इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिले हैं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंग पृथ्वी के केंद्र यानी कि भाग से गुजर सकती है? पी तरंग, एस तरंग, पी तथा एस तरंग, एस तथा एल तरंग। तो जो पी तरंग होती है वो पृथ्वी के केंद्र भाग यानी कि क्रोड से गुजर सकती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब तीव्र दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं क्षैतिज अवस्था में आ जाती हैं तो परिणाम स्वरूप बना वलन कहलाता है। सममित वलन का, समनत वलन का, परिवलन का या फिर प्रतिवलन का। क्या इसे कहते हैं परिवलन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी के धरातल से पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर निम्न को एक क्रमिक रूप से प्रस्तुत कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले क्या आएगा ये आपको बताना था। एस्थेनोस्फीयर, मेंटल, ठोस क्रोड या फिर तरल क्रोड। तो सबसे पहले आएगा एस्थेनोस्फीयर यानी कि फर्स्ट, फिर आएगा आपका मेंटल यानी कि सेकेंड, फिर आपका आएगा तरल क्रोड यानी कि फोर्थ, और फिर आएगा ठोस क्रोड यानी कि 3, यानी कि 1 2 4 3। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और बताना है कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक तरफ जाएगा महासागर या सागर, एक तरफ जाएगा महासागरी कटक। जो अटलांटिक महासागर में है उसमें डॉल्फिन यानी कि अटलांटिक महासागर का डॉल्फिन हो जाएगा, ये डॉल्फिन कटक है। ए का 3। प्रशांत में होता है आपका काकोस, प्रशांत में जाएगा आपका काकोस। और आर्कटिक में आपका हो जाएगा मेंडलीव, आर्कटिक में हो जाएगा मेंडलीव। और अरब में हो जाएगा आपका एडेन, यानी कि ए का 3, बी का 2 और सी का 4। देखते हैं अगले पेज पे दिया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा में चूना प्रधान कौन से हैं? टोरोपार्ट, रेडियोलोरियन, डायटम या फिर ग्लोबीजेरिना। तो ये क्या हो जाएगा 1 और 4, यानी कि टोपोराड और ग्लोबीजेरिना। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तट पर संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ है? चीन, कनाडा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन प्रवाल विरंजन यानी ब्लीचिंग का प्रमुख कारक है? प्रवाल रोग, वैश्विक उष्मन, एल लीनो, सागर जल में शिष्ट जमाव। तो कौन सा है? वैश्विक उष्मन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस जलवायु का उद्भव ग्रही वायुदाब पेटियों एवं हवाओं के मौसमी स्थान परिवर्तन के कारण होता है? भूमध्य रेखीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु या फिर भूमध्य सागरीय जलवायु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, भूमध्य सागरीय जलवायु। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे तड़ित मेघ कहते हैं? पछाब कपासी मेघ, पछाब स्तरी मेघ, कपासी वर्षा मेघ या फिर स्तरी कपासी मेघ। इसको बोलते हैं कपासी वर्षा मेघ को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। वायु परिसंचरण के विभिन्न प्रकारों में से कौन एक वाताग्रजनन के लिए उत्तरदायी है? घूर्णन परिसंचरण, स्थानांतरित परिसंचरण,
विरूपणी परिसंचरण या फिर अभिसारी परिसंचरण। तो ये कौन सा है? ये हो जाएगा आपका विरूपणी परिसंचरण, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो इसमें कौन सा है? समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुविधाजनक दशाएं होती हैं, और क्षोभ मंडल में क्या होता है? ये होती है मौसमी घटनाएं, इसमें होती है मौसमी घटनाएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। परितंत्रों की घटना की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव, मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। तो यही करेक्ट है, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता? उल्टा नहीं हो सकता है। संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी उल्टा हो सकता है, ये भी उल्टा हो सकता है, लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये उल्टा नहीं हो सकता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो ये करता है उत्पादक, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 4.5 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष या फिर 4.7 बिलियन वर्ष या फिर 4.8 बिलियन वर्ष। तो जो पृथ्वी की आयु है लगभग ये 4.6 बिलियन वर्ष है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दो वसंत ऋतु यानी कि वर्नल इक्विनेक्स के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? 359 दिनों का, 182 दिनों का, 363 दिनों का या फिर 365 दिनों का। तो जो अंतराल होता है वो होता है 365 दिनों का, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। पृथ्वी को कितने समय क्षेत्र में बांटा गया है? 20 समय क्षेत्र, 12 समय क्षेत्र, 16 समय क्षेत्र या फिर 24 समय क्षेत्र। तो पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीव्र ढाल को मानचित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है समोच्च रेखाओं की निकटता से, समोच्च रेखाओं की दूरी से, समोच्च रेखाओं के कटान से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीव्र ढाल को मानचित्र पर जब आप प्रदर्शित कर सकते हैं समोच्च रेखाओं की निकटता से, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करती है तो उसकी तिथि एक दिन बढ़ जाती है, एक दिन घट जाती है, आधा दिन बढ़ जाती है या फिर आधा दिन घट जाती है। तो जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करती है तो उसकी जो तिथि होती है एक दिन क्या होती है? घट जाती है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर शुक्र। तो सबसे छोटा दिन होता है पृथ्वी पर, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।